नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। सामान्य ज्ञान ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपने जो बात चल रही है मनोविज्ञान की, पिछली वाली क्लास में अपन ने मनोविज्ञान के बारे में जाना था और शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जाना था। अपन ने सारी जानकारी जहां जहां से जानकारी मिलती है, जहां जहां से शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बताया गया है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में किस किस ने क्या क्या बोला और क्या क्या अलग अलग विचार थे, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में जाना, ये सारी बातें दोस्तों अपन कर चुके थे और ऑलमोस्ट अपना शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के बारे में जानकारी खत्म हो चुकी थी। जैसा कि देख रहे होंगे दोस्त, आज बोर्ड भरा हुआ है तो इसका भी कुछ रीजन है दोस्तों। आज की जो क्लास रहेगी दोस्तों अपनी, पहले जिसने दोस्तों अगर चैनल को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप लाइक कीजिए चैनल को। सबसे पहले आते ही सबसे पहले आपका काम ये रहना चाहिए कि आप बस अंगूठे को दबा दीजिए वहां पर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जिसने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रही, हमारे जो ग्रुप के बारे में जो भी आपको ऑलमोस्ट जानकारी मिलती है वो जानकारी आपको मिलती रहे। और हाँ, जैसा कि मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि हमारे लिंक पे जाइए, आप पुराने वीडियोस वगैरह देखने हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए आप, तो वहाँ पर जाके आप सारी क्लासों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, पीडीएफ फाइल उपलब्ध कर सकते हैं वहाँ से। और अपने दोस्त वगैरह और अपने फैमिली वगैरह के साथ बिल्कुल जो आपने फैमिली बना रखी होगी अपने स्टडी मैटर की, जो आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो रीट वाले स्टूडेंट होंगे, वो आपकी फैमिली है दोस्तों, तो आप उनके साथ पढ़ सकते हैं, आराम से डिस्कस कर सकते हैं एक प्रॉब्लम की, आपकी प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम। देखो दोस्तों, अगर ज़्यादा समझना है ना, आपको किसी चीज़ को जल्दी याद करना है तो आप ग्रुप में पढ़ा करें। आप फ़ोन कॉल कर करके भी पढ़ सकते हैं कि यार ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जो आप पढ़ोगे ना तो वो आप कभी नहीं भूलोगे। आप खुद का आत्मनिरीक्षण खुद का करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मैं एक्चुअल में क्या हूँ। भाई दर्शन से या फिर बाहरी चीज़ों से तो क्या अपने आप को अच्छा ही बताते हैं अपन सब, और कहते भी यही है कि हाँ मैं तो तैयारी फुल है, मेरी अच्छी है, मुझे अच्छे याद हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो अपन को लगता जरूर है लेकिन ऐसा होता कभी नहीं है। जब आप बाहर से किसी स्टूडेंट से जब आप क्वेश्चन पूछोगे, वाद विवाद करोगे उनके बारे में, तो आपको लगेगा, रियलाइज तब होगा आपको कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे ये क्वेश्चन किया तो उस क्वेश्चन की जानकारी मुझे कितनी थी, तब आपको मन ही मन में लगेगा, अंतर चीजों में आपको अंतर्दर्शन होगा उस चीजों का। ठीक है दोस्तों, तो आप जब भी पढ़े तो इस तरह से पढ़े। ठीक है, अभी टॉपिक पे बात करते हैं दोस्तों अपन। देखो, ये मैंने आज 1 2 3 4 5 क्वेश्चन लिखे हैं आपको, अभी आगे भी लिखेंगे। बोर्ड एक ही है ना, तो एक ही बार में लिखें। और इधर देखो ये खाली जगह है। ठीक है दोस्तों, तो खाली जगह पे इनके बारे में मटेरियल निचोड़ के बारे में बात करेंगे, इनके एक एक क्वेश्चन को लेंगे और एक एक क्वेश्चन के बारे में आपको समझाऊंगा। अगर मैंने ये सब सारी चीजें आपको बता रखी है पहले, सब चीजें सारी चीजों के बारे में अपन पहले ही भी बात कर चुके हैं, अब फिर से बात करेंगे। और आज अपनी जो क्लास रहेगी दोस्तों, ये इनमें से अपन क्वेश्चनों की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चनों में किस तरह का आपको अगर उलझन होगी तो वो उलझनों के बारे में अपन आज बात करने वाले। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन अपन बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन के बारे में। देखो, मैंने लिखा, सबसे पहले लिखा हुआ है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किसके बारे में दोस्तों? मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। आज जो बात होगी दोस्तों वो क्या होगी? शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आए हैं बहुत बार ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं, और दोस्तों आपके जो रीड के सिलेबस के उनकी चीजें भी इनके अंदर है, क्योंकि व्यवहारिक क्वेश्चन नहीं है सब। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण की प्रक्रियाओं को माना गया है। शिक्षण की प्रक्रिया कौन कौन सी है जिसको माना गया है? देखो आप जल्दी से जल्दी आंसर भी देना अगर मैं आपको बोलूंगा। देखो, पहला ऑब्जेक्टिव है दोस्तों त्रिआयामी। कौन सा ऑब्जेक्टिव है? त्रिआयामी क्वेश्चन है। फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, देखो, शिक्षण की प्रक्रियाओं को माना गया है। क्या क्वेश्चन है? शिक्षण की प्रक्रियाओं को माना गया है। आंसर क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला फर्स्ट ऑप्शन है त्रिआयामी, बी है द्विआयामी, सी है बहुआयामी और डी है द्विपक्षीय। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। मैंने आपको बताया था ये, और मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि मैंने ये परिभाषाओं में बताया था कि शिक्षण की प्रक्रिया होती है, शिक्षण की प्रक्रिया कैसी होती है? द्विआयामी होती है, त्रिआयामी होती है, या फिर द्विपक्षीय होती है? किसने बोला था दोस्तों, ये बताइए आप मुझे, बताइए दोस्तों। देखो, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, किस किस का आंसर आएगा सबसे पहले देखेंगे दोस्तों। देखो, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। सभी आंसर दे रहे हैं दोस्तों? देखो इधर, अब देखो पहले क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो, शिक्षण की प्रक्रियाओं को माना गया है, पहला ऑब्जेक्टिव है त्रिआयामी। इसका आंसर जो होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, त्रिआयामी।
अभी अपन आंसर की बात नहीं करेंगे। बी आंसर देखो क्या है दोस्तों, द्विआयामी। द्विआयामी नहीं हो सकता, क्यों नहीं होगा? देखो दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक आया था, मैंने बताया था एडम्स के अनुसार। एडम्स के अनुसार क्या होगा दोस्तों, शिक्षक की प्रक्रिया क्या थी, द्विध्रुवीय थी। क्या थी दोस्तों, द्विध्रुवीय। मैंने ऑब्जेक्टिव में द्विध्रुवीय नहीं लिखा है, द्विआयामी लिख दिया। ध्रुवीय बोलो या आयामी बोलो, एक ही बात है। आयामी ध्रुवीय का मतलब होता है पक्ष, कितने पक्षों में बांटा गया है। तो एडम्स के अनुसार दोस्तों कौन कौन सी थी, आप नाम बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। एडम्स के अनुसार तो दोस्तों शिक्षक और शिक्षार्थी। क्या था दोस्तों, शिक्षक और शिक्षार्थी, ये दो थे। फिर आगे थे मनोविज्ञान, जिन्होंने एडम्स को गलत बता दिया था और बोला था उन्होंने कि ये क्या है, त्रिआयामी है। क्या है दोस्तों, त्रिआयामी। और ये किसके अनुसार था दोस्तों, तो ये था जॉन डीवी के अनुसार। किसके अनुसार था दोस्तों, जॉन डीवी के अनुसार था। जॉन डीवी ने बताया था कि शिक्षण जो होता है वो तीन के मध्य होता है, यानी कि पहला होता है शिक्षक और दूसरा होता है शिक्षार्थी और तीसरा इसमें जोड़ दिया था दोस्तों जॉन डीवी ने, कौन सा जोड़ा था, पाठ्यक्रम को जोड़ दिया था। किसको जोड़ा था दोस्तों, पाठ्यक्रम को, यानी कि सिलेबस को जोड़ दिया था। किसके अनुसार दोस्तों, जॉन डीवी के अनुसार। जॉन डीवी ही इसका क्या है दोस्तों, त्रिआयामी का, यानी कि त्रिध्रुवीय माना, यानी कि शिक्षण की प्रक्रियाओं का माना गया है त्रिआयामी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, त्रिआयामी। द्विआयामी नहीं होगा क्योंकि एडम्स को गलत बता दिया था। बहुआयामी हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने तीन भाग बताए थे। और शिक्षण जो है सभी के मध्य नहीं होता, ठीक है दोस्तों, बहुआयामी नहीं हो सकता। और दोस्तों द्विपक्षीय ये कोई वर्ड नहीं है इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड आया है आयामी, कौन सा दोस्तों, त्रिआयामी। जब अपन बुद्धि पढ़ेंगे ना, बुद्धि, तो वहां पर त्रिआयामी का सिद्धांत भी है। त्रिआयामी का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत है दोस्तों, त्रिआयामी का सिद्धांत। अब मुझे अगर पता है, किसी को अगर जानकारी है बुद्धि में कि त्रिआयामी का सिद्धांत किसने दिया था, तो दोस्तों बताओ किसने दिया था दोस्तों, त्रिआयामी का सिद्धांत दिया था दोस्तों जेपी गिलफर्ड ने। जेपी गिलफर्ड ने, किसने दिया था दोस्तों, जेपी गिलफर्ड ने दिया था। त्रिआयामी का सिद्धांत दिया था दोस्तों जेपी गिलफर्ड ने। कौन सा सिद्धांत दोस्तों, त्रिआयामी का एक सिद्धांत भी है जो पढ़ा जाएगा बुद्धि में। कहाँ पढ़ा जाएगा दोस्तों, बुद्धि में। तीन भाग बांटे थे उसने, वो बताया था जो 120 और आपको पता होगा मल्टीप्लाई में किया था, एक बॉक्स बनाया था त्रिआयामी की। जो बुद्धि होती है वो तीन भागों में, उत्पाद में, विषय वस्तु में, ये सब चीजें बताई थी। और मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके बताया था कि कितने भाग होते हैं इनके, टोटल मिला के 120। ये बातें आई थी दोस्तों त्रिआयामी सिद्धांत में। इसके बाद दोस्तों द्विआयामी सिद्धांत होता है, बहुआयामी का सिद्धांत है, द्विपक्षीय नहीं होता। बहुआयामी का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, बहुआयामी का सिद्धांत बताइए। बुद्धि में बहुआयामी का सिद्धांत है, वो दिया था दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर ने। क्या नाम है दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने ये सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, आया पहला क्वेश्चन समझ में आपको। देखो पहला क्वेश्चन था शिक्षण की प्रक्रियाओं को माना गया है, तो आंसर क्या आएगा, त्रिआयामी माना गया। पहला शिक्षक, पहला क्या मानेंगे, शिक्षक जो स्वतंत्र चर होते हैं, फिर शिक्षार्थी यानी कि परतंत्र चर होते हैं, फिर इसमें जोड़ दिया था पाठ्यक्रम को। किसने जोड़ा था दोस्तों, जॉन डीवी ने जोड़ा था। और कौन सा जोड़ा था, पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस जो होता है, मध्यंतर चर। ठीक है दोस्तों, आया समझ में, क्लियर है पहला क्वेश्चन। अगर दोस्तों मान लो पहले क्वेश्चन में यहाँ पर आ जाता कि वो शिक्षण की प्रक्रियाओं को माना जाता है, अगर ऑब्जेक्टिव में ये दे देता कि शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, और इसमें दे देता दोस्तों वातावरण। अगर दोस्तों वातावरण आ जाएगा तो वातावरण इसमें नहीं जुड़ेगा। ठीक है दोस्तों, त्रिआयामी में कौन कौन से जुड़ेंगे, सिर्फ शिक्षक जुड़ेगा, एक शिक्षार्थी जुड़ेगा और एक पाठ्यक्रम जुड़ेगा। वो इस तरह से भी घुमा सकता है क्वेश्चन, जैसे घुमा देगा शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम के साथ वातावरण दे देगा, या फिर नहीं है शिक्षक, शिक्षार्थी, वातावरण और पाठ्यक्रम, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या लगाना है, वातावरण लगाना। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, ये पहले क्वेश्चन की बात हुई। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सेकंड नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, देखो इधर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, पहले सत्य और असत्य के बारे में जाने। परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से सत्य कौन से और निम्न में से असत्य कौन से। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन ही कंफ्यूज करते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूज जो करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन ही करते हैं।
देखो इधर, कौन सा कथन असत्य है। आपको दोस्तों किस तरह से पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चन में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, सबसे बड़ी बात तो ये है ध्यान। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। और आपको अगर असत्य सत्य दे देता है, जैसे पूछता है कि कौन सा कथन सत्य है, यानी कि इसका मतलब ये होता है दोस्तों, सत्य होने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्टिव दिया है उसमें एक सत्य है, बाकी असत्य है। ठीक है दोस्तों, और ये कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इसमें 3 सत्य है और एक असत्य है। ठीक है दोस्तों, तो वो जो 3 सही है ना, पहले उन सही को अपन को राइट करना है। कैसा क्वेश्चन करना है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि असत्य के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जो सत्य नजर आ रहा है ना ऑब्जेक्टिव, उसको राइट करना है और उसको वहां से हटा देना है कि ये इसका आंसर नहीं होगा। बहुत बार क्या करते हैं कि अपन असत्य देख के और पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, और पहला ऑब्जेक्टिव अपन को क्या लगता है दोस्तों, सत्य लगता है, राइट लगता है, तो अपन जल्दबाजी में यही आंसर दे देते हैं, बाकी 3 ऑब्जेक्टिव को पढ़ते ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, असत्य सत्य वाले क्वेश्चन में सभी ऑब्जेक्टिव को जरूर पढ़ें, क्योंकि सभी ऑब्जेक्टिव को जब आप जरूर पढ़ेंगे, लगातार पढ़ोगे, बार बार 2-3 बार पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि इनमें से एक अलग है, भिन्न है, वही भिन्न जो है वो आपका आंसर होगा सत्य असत्य वाले क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, कभी भी कंफ्यूज जल्दबाजी कभी ना करें, पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ के पहले ऑब्जेक्टिव को आंसर नहीं करें। देखो क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अपन। देखो बोल रहा है कौन सा कथन असत्य है, यानी कि पहले अपन सत्य की बात कर लेते हैं कि सत्य कौन कौन से। देखो पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक संदर्भों में अधिगमकर्ता का व्यवहार जैसा उसका वर्णन करता है, न कि कैसा व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ये आपको बताया मैंने कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार करता है, यानी कि व्यवहार से बारे में पता चल जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान से पता चलता है कि इस बालक का व्यवहार कैसा है, ये इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसकी बात कर चुके थे अपन। बी ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक व सामाजिक वातावरण का अध्ययन करता है दोस्तों। भौतिक बालक की भौतिक रुचि जो रहती है, और सामाजिक बालक सामाजिक में रहने के बाद सामाजिक वातावरण में जाएगा, भौतिक वातावरण में जाएगा तो क्या क्या सीखेगा, सामाजिक चीजों में जाएगा तो वो समाज के बारे में क्या क्या सीखेगा, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, तीसरे ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं दोस्तों, मनोविज्ञान विधायक और नियामक का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि मनोविज्ञान विधायक और नियामक विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, ये राइट हो रहा है, आपको लग रहा है कि राइट है, ये बिल्कुल लग रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको परिभाषाएं बताई थी। क्या परिभाषाएं बताई थी दोस्तों, कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान होता है, बताई थी ना। एक परिभाषा आई थी दोस्तों कि मनोविज्ञान, देखो इधर, मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है। अब मुझे आप यहां पर बताइए कि विधायक का मतलब क्या बताया था मैंने आपको। मैंने वहां पर बताया था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है, और मनोविज्ञान की एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के क्या लगेंगे दोस्तों, सिद्धांत लगेंगे, उसके व्यवहार के नियम लगेंगे। तो जो इसके सिद्धांत होंगे, नियम होंगे, वही क्या होगा दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान होगा। मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है, किसकी परिभाषा है दोस्तों, ये जेम्स ड्रेवर की। किसकी परिभाषा है दोस्तों, जेम्स ड्रेवर की। किसकी परिभाषा है दोस्तों, जेम्स ड्रेवर की। मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है। विधायक का मतलब क्या बताया था दोस्तों मैंने, बताओ आप जल्दी से। विधायक का मतलब मैंने बताया था आपको वहां पर कि प्रमाणित किया हुआ, यानी कि प्रूफ किया हुआ, एक तरफ से सील लगा हुआ कि हाँ सभी मनोविज्ञान इससे संतुष्ट हुए थे और प्रमाण दिए थे इसके कि हाँ मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये सब चीजें बताई थी। इसीलिए मनोविज्ञान को क्या बोला गया दोस्तों, विधायक का विज्ञान बोला गया। अब एक और बोला है कि मनोविज्ञान व्यवहार का नियामक विज्ञान है, नियामक विज्ञान है। ये किसके अनुसार था दोस्तों, मैंने बताया आपको, एक बताई थी परिभाषा थी दोस्तों कि मनोविज्ञान व्यवहार के नियामक विज्ञान है, ये एक परिभाषा थी। आपने अगर आप पढ़ रहे होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे, मेरी क्लासों को आप देख रहे होंगे, तो आपको जरूर पता होगा कि मनोविज्ञान व्यवहार का नियामक विज्ञान है, नियम पर चलने वाला विज्ञान है। यानी कि ऐसे फोकट पे ऐसे नहीं है कि बिना रूल्स के चल रहा है, बिना अनुशासन के ही चल रहा है, बिना सिद्धांत के ही चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें हैं और नियम पर चल रहा है। कौन सा विज्ञान दोस्तों, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान। तो नियामक विज्ञान किसके अनुसार दोस्तों, लुम्सडीन व पिल्सबरी,
एक मनोविज्ञान थे दोस्तों लुम्सडीन और दूसरा था पिल्सबरी। लुम्सडीन और पिल्सबरी के आधार पर ही अरस्तु को क्या माना था दोस्तों, मनोविज्ञान का जनक माना था। सब चीजें इनके अनुसार दोस्तों जनक कौन है मनोविज्ञान के, तो वो है अरस्तु। कौन है दोस्तों, अरस्तु। अरस्तु को क्या बताया गया दोस्तों, मनोविज्ञान का जनक बताया गया है। विश्व मनोविज्ञान के जनक कौन है दोस्तों, अरस्तु। किनके अनुसार दोस्तों, लुम्सडीन व पिल्सबरी के आधार पर। और इन्होंने ही परिभाषा दी थी दोस्तों, मनोविज्ञान व्यवहार का नियामक विज्ञान है। एक परिभाषा ये थी और एक थी मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है। यानी कि ये कथन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक सैद्धांतिक शाखा है। कैसे है शाखा दोस्तों, बताइए मुझे। कथन सत्य लग रहा है आपको, बिल्कुल गलत है ये सत्य। मनोविज्ञान व्यवहार की, मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की, किसकी, मनोविज्ञान की एक सैद्धांतिक शाखा नहीं है, जबकि क्या है, व्यवहारिक शाखा है। व्यवहार मनोविज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है, व्यवहार मनोविज्ञान की एक शाखा है, बल्कि सैद्धांतिक शाखा नहीं है। सैद्धांतिक मनोविज्ञान की शाखा नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आपका क्वेश्चन भी यही पूछा जा रहा है, निम्न में से गलत कौन है। असत्य का मतलब गलत, कि निम्न में से गलत कौन है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। अगर आपको इसमें कोई डाउटफुल या फिर कुछ चीज प्रॉब्लम लग रही है कि सर इसका वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, इसका मीन्स समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता सकते हैं। और अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़ने के लिए मुझे जरूर बोले कि हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ये सब चीजें दोस्तों आप लगातार बने रहिए मेरे साथ, और अपन नेक्स्ट एक एक क्वेश्चन के बारे में जानकारी उपलब्ध करेंगे, और आपका क्वेश्चन मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान से कहीं गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे नंबर के क्वेश्चन के बारे में। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करता है, सहायक है, किसमें मदद करता है, इसका मतलब ये होता है। सहायक मतलब मदद करना, सहायता करना, किससे जुड़ा हुआ है, ये सब चीजें क्वेश्चन में है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। पहला ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, छात्रों को समझा, छात्र को समझाने, क्या है दोस्तों, छात्र को समझाने सहायक है। किसमें, छात्र को समझाने में सहायक शिक्षा मनोविज्ञान। इसके बाद बी है, स्वयं को समझने में। देखो दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव इस तरह से है कि आपको लगेगा कि वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान के दोस्तों इस तरह से, देखो शिक्षा मनोविज्ञान क्या काम आता है, मुझे समझने में काम आता है, बालकों को समझने में काम आता है, बाल मनोविज्ञान को समझने में काम आता है, सामाजिक मनोविज्ञान को समझने में काम आता है, आपराधिक मनोविज्ञान को समझ में काम आता है। ये सब चीजें क्या है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र कहलाते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान काम में आता है। मैं आपसे बात करूं कि पाठ्यक्रम को समझने के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि सर इनको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है दोस्तों जो मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे, और बहुत से एक्सपर्ट होंगे स्टूडेंट जो लिख भी चुके होंगे जो मैंने बोला है अभी। ऐसे जो एक्स्ट्रा होगा ना दोस्तों वो लिख लेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो मैं बोलता हूँ वो भी लिख लेते होंगे, और वही चीज ऑर्डिनरी कहलाती है, वही चीज अलग होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें दोस्तों कि शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, किसमें मदद करता है, जैसे मेरी कोई प्रॉब्लम है और अगर शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से वो सही हो रही है तो उसकी क्या हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक हो जाएगा। छात्र को समझने में सहायक है, बिल्कुल है। स्वयं को समझने में सहायक है, बिल्कुल स्वयं को समझने में शिक्षा की जरूरत पड़ती है। पाठ्यक्रम निर्माण में दोस्तों, बिल्कुल पाठ्यक्रम को निर्माण में, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सिलेबस का निर्माण कर रहे हैं, जैसे मुझे कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मुझे आधे घंटे बाद क्या पढ़ना है, पहले किसको पढ़ना है, सुबह के टाइम क्या पढ़ना चाहिए, रात के टाइम क्या पढ़ना चाहिए, ये सब चीजें दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान में सहायता प्रदान करती है ना दोस्तों, बिल्कुल करती है। समझ में आ रहा होगा। इसके बाद दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, डी आंसर आ जाएगा। क्या है, संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रियाओं में, यानी कि संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रियाओं में। यहाँ पर तो क्या है दोस्तों, 4 ही ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव कितने प्रकार से बना सकता हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करता है, देखो किस किस में सहायता करता है, छात्र को समझने में सहायता करता है, बालक को समझने में सहायता करता है, बाल मनोविज्ञान को समझने में सहायता करता है, पाठ्यक्रम को समझने में सहायता प्रदान करता है, सतत मूल्यांकन को समझने में सहायता प्रदान करता है, वातावरण को समझने में सहायता प्रदान करता है, सामाजिक को समझने में प्रदान करता है, बालकों की रुचि को समझने में प्रदान करता है। ऐसी अथाह है चीजें जो शिक्षण से जुड़ी हुई है। जहां जहां भी आपको लगे कि ये पार्ट एक शिक्षा का है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान से सहायता हो जाएगा, सहायक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, डी आंसर होगा इसका। आया समझ में दोस्तों, आगे बढ़े बिल्कुल बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, सिर्फ बिल्कुल समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। क्वेश्चन को फिर से देखेंगे।
शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, छात्र को समझने में सहायक है, स्वयं को समझने में सहायक है, पाठ्यक्रम को निर्माण में सहायक है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रियाओं को समझने में सहायक है। ठीक है दोस्तों, आ गया, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन के बारे में आप बात करेंगे। देखो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जल्दी से जल्दी पढ़ो आप, अगर आपको दिख रहा है तो आप पढ़ के और इसका आंसर मुझे दीजिए। पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं दोस्तों मैं, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना ही है। क्वेश्चन फिर से सुनेंगे, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की, किसकी? अपनी स्वयं की, दूसरों की नहीं। यहाँ पर वर्ड को ध्यान रखना है, स्वयं की, अपनी स्वयं की, दूसरों के नहीं है। क्वेश्चन इस तरह से, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना कहलाता है। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे, क्या है? आत्मनिरीक्षण। क्या कहलाता है? आत्मनिरीक्षण। बी दिया हुआ है बही दर्शन। क्या दिया हुआ है दोस्तों? बही दर्शन। सी दिया हुआ है साक्षात्कार, और डी दिया है प्रयोगात्मक विधि या प्रयोग विधि। आंसर बताइए दोस्तों मुझे जल्दी से जल्दी, फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए और फोर्थ नंबर का आंसर मुझे बताइए, क्या आंसर आएगा राइट आपके हिसाब से? क्वेश्चन क्या था दोस्तों? मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना कहलाता है। जल्दी से जल्दी आंसर बताइए, बताइए जल्दी से जल्दी क्या आंसर आएगा। पढ़ा है मैंने, आत्मनिरीक्षण के बारे में बताया था आपको। आत्मनिरीक्षण हिंट होगा दोस्तों इसका, मैं दे देता हूं आपको, अंतर्दर्शन विधि। किसकी दोस्तों? अंतर्दर्शन। आत्मनिरीक्षण करना यानी कि मतलब खुद को स्वयं को जानना ही क्या कहलाता है दोस्तों? आत्मनिरीक्षण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका आंसर मुझे बताइए। ठीक है दोस्तों, देखिए अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना ही क्या कहलाता है? आत्मनिरीक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आत्मनिरीक्षण कहलाता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा, आत्मनिरीक्षण होगा। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि वो अपने किसका निरीक्षण कर रहा है दोस्तों? अपना खुद स्वयं का। क्या बोला इसने? अपनी स्वयं की क्रियाओं का। क्रियाओं का मतलब ये होता है, जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल लूँ आपसे। एग्जाम्पल देखो दोस्तों, मैंने प्रैक्टिस की किसी चीज की, मैंने साइकिल चलाना सीखा है, स्वयं सीखा है ना। आत्मनिरीक्षण मैं खुद करूंगा इसको कि मैंने कैसे सीखा है। बताना अलग होता है किसी को और अपना स्वयं का आकलन करना अलग होता है। जैसे मैंने किसी बुक को पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने फॉर्मूले याद करना शुरू किया, अगर मुझे वो फॉर्मूले 10 मिनट 15 मिनट में याद हुए तो दोस्तों किसका निरीक्षण होगा? आत्मनिरीक्षण, मेरा निरीक्षण होगा। अगर बच्चे मुझसे कोई दूसरा पूछता है कि यार तुझे फॉर्मूले कितने मिनट में याद हुए, अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे 1 मिनट में याद हो गए थे, लेकिन आपका मन क्या बोलेगा? आपका आत्मनिरीक्षण क्या बोलेगा? अंतर्दर्शन से क्या आवाज आएगी? आवाज आएगी कि नहीं 1 मिनट में कैसे तू बता रहा है, ये तो 1 मिनट। अंतर्दर्शन के माध्यम से तो क्या होगा दोस्तों? 10 मिनट में जो उसे एक्चुअल याद हुए थे। आत्मनिरीक्षण, स्वयं का निरीक्षण करना। आप किसी के सामने, दूसरों के सामने झूठ जरूर बोल सकते हैं, लेकिन अपना आकलन जो आपने किया हुआ है, आप कितने हैं। जैसे किसी बालक के परसेंटेज बनता है 10th बोर्ड में 60% बनता है, यानी कि 60% बनता है। वो शर्मा जाता है कि यार मैं कैसे बताऊंगा परसेंटेज, कैसे बताऊंगा। कोई दूसरा स्टूडेंट आता है और उससे उसका फ्रेंड आता है उसके पास और पूछता है कि तेरे 10th बोर्ड में कितना परसेंट बना, तो वो बताता है कि मेरे 75% बना है। लेकिन 75% बोलते ही उसका आत्मा से क्या आवाज आएगी दोस्तों कि नहीं मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, 75 नहीं बने थे मेरे, मेरे कितने परसेंट बने हैं दोस्तों? 60% बने हैं। स्वयं का आकलन उसे पता होता है। आप बही दर्शन से नहीं कर सकते ये स्वयं का आकलन। किससे करेंगे? बही दर्शन से स्वयं का आकलन करने के लिए दूसरे माध्यम की जरूरत होती है जो उसको दिखाई नहीं देना चाहिए। जैसे कोई बालक चोरी करता है दोस्तों, क्या करता है दोस्तों? चोरी करता है। तो उसका आकलन करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? क्या मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा तो मेरे सामने चोरी करेगा? नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि रूम में कैमरे लगाने पड़ेंगे जो उसको दिखाई नहीं दे। तब वो चोरी करने आएगा तो कैमरों के माध्यम से, टेप रिकॉर्ड के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, इन चीजों की सहायता की जरूरत पड़ेगी। तब उसको बता सकेंगे कि देख तूने चोरी की थी, हमने ये सारे सबूत है हमारे पास, ये सब सारी चीजें हैं, इसके माध्यम से हमें पता चला। लेकिन बही दर्शन से स्वयं का आकलन नहीं हो सकता है दोस्तों। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना क्या कहलाता है दोस्तों? आंसर आएगा इसका आत्म निरीक्षण। एक विधि दोस्तों अंतर्दर्शन। आत्मनिरीक्षण का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो इधर आप ऑब्जेक्टिव को समझेंगे दोस्तों धीरे धीरे अपन कि ऑब्जेक्टिव का क्या कहना चाहता है। उसने बोला आत्मनिरीक्षण। मैंने पहले भी बताया था दोस्तों आपको आत्मनिरीक्षण के बारे में, किससे मतलब है इसका? अंतर्दर्शन से।
दोस्तों जो ये लाइन है ना, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना ही क्या है दोस्तों, आत्मनिरीक्षण है। और ये परिभाषा है दोस्तों एक जॉन लॉक की। किसकी परिभाषा है दोस्तों, जॉन लॉक की। याद रह जाएगी ये जी, जॉन लॉक। देखो जॉन लॉक एक जैसा वर्ड है, जॉन लॉक। लॉक कर दो इस परिभाषाओं को, किसको, अंतर्दर्शन को। ये परिभाषा है। और अंतर्दर्शन जो विधि दी थी ना, विधि, ये भी किसने दी थी दोस्तों, जॉन लॉक ने दी थी। जॉन लॉक का यही कहना था कि मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, अंतर्दर्शन कहलाता है, आत्मनिरीक्षण कहलाता है। किसकी परिभाषा है दोस्तों, जॉन लॉक की परिभाषा है। किसने दी थी, जॉन लॉक ने। अंतर्दर्शन विधि के प्रवर्तक भी कौन है दोस्तों, जॉन लॉक है। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो ये बताया था कि विलियम वुंट है। नहीं, विलियम वुंट जनक नहीं है इस विधि के। विलियम वुंट ने सर्वाधिक प्रयोग किए थे किस पर दोस्तों, अंतर्दर्शन विधि पर। अंतर्दर्शन विधि पर सर्वाधिक प्रयोग किसने किए दोस्तों, सर्वाधिक प्रयोग किए किसने किए थे दोस्तों, विलियम वुंट ने। किसने किए थे दोस्तों, विलियम वुंट ने। जॉन लॉक की बात करें तो सर्वप्रथम जॉन लॉक ने ही बताया था अंतर्दर्शन के बारे में। और बात करें दोस्तों अंतर्दर्शन विधि की, तो जॉन लॉक ने अंतर्दर्शन को क्या बताया दोस्तों, मस्तिष्क को क्या बताया, टेबुलर रज्जा। टेबुलर रज्जा क्या बताया दोस्तों। ये अपन जब विधियां पढ़ेंगे ना तब भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव का मतलब आप अपने जो क्वेश्चन थे ना आज, इनका मतलब ही यही है कि एक एक वर्ड को अपन जाने, ताकि अपन को यही याद हो जाए। अभी अगली बार मैं आत्मनिरीक्षण के बारे में, अंतर्दर्शन के बारे में आपको बताऊंगा ना, तो आप बिल्कुल खुल के बता देंगे, बिल्कुल बता सकते हैं ना ऐसे कि आत्मनिरीक्षण की विधि किसकी थी, अंतर्दर्शन से जुड़ा। अंतर्दर्शन के प्रवर्तक कौन है, जॉन लॉक है। जॉन लॉक ने मस्तिष्क की तुलना किससे की है, टेबुला रज्जा से की है दोस्तों। किससे की है दोस्तों, टेबुला रज्जा से। टेबुला रज्जा का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक स्लेट होता है, स्लेट। स्लेट होता है, क्या होता है दोस्तों, स्लेट। यानी कि मस्तिष्क की तुलना किससे की है दोस्तों, जॉन लॉक ने मस्तिष्क की तुलना की है दोस्तों एक टेबुला रज्जा से, यानी कि स्लेट से। यानी कि लिखा हुआ, जो देखता है वही समझता है, ऐसे इसने बताया गया है जॉन लॉक ने। किसके बारे में दोस्तों, आत्मनिरीक्षण के। आत्मनिरीक्षण जो अंतर्दर्शन, जो अपने अंदर की भावनाएं जो चलती है वो कौन से दिमाग से चलती है दोस्तों, चेतना के। यानी कि चिंतन करना पड़ता है, अपन को सोचना पड़ता है, चिंतन की आवश्यकता होती है अंतर्दर्शन में। किसी भी क्रियाओं को समझने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों, चिंतन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर क्या बताया दोस्तों, चेतना और चिंतन के बारे में बताया गया। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना क्या कहलाता है, आत्मनिरीक्षण कहलाता है। किसकी परिभाषा है दोस्तों, ये जॉन लॉक की परिभाषा है। जॉन लॉक की इनके प्रवर्तक है। सर्वाधिक जो प्रयोग किए थे वो किसने किए थे दोस्तों, विलियम वुंट ने। जब मैं विधियां पढ़ाऊंगा तब आप जरूर पूछूंगा इनसे, इनके बारे में, तो आप अभी याद कर लीजिएगा इनको। विलियम वुड ने सर्वाधिक प्रयोग किए थे। जॉन लॉक ने मस्तिष्क की तुलना किससे की है, टेबुलर रज्जा से, जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों, एक स्लेट होता है। स्लेट नहीं आती क्या, पार्टी बोलते थे आप, कहीं पार्टी बोलते हो, स्लेट बोलते हो, ब्लैक बोर्ड, उसका छोटा बच्चे का ब्लैक बोर्ड। ठीक है, याद हो गया। देखो बही दर्शन क्यों नहीं है, क्योंकि बही दर्शन से आत्मनिरीक्षण नहीं हो सकता, झूठा होगा। वो बोलेगा कि कितने % बने थे, 80 बने, जबकि 60 बन रहे। बही दर्शन से कैसे आकलन होगा स्वयं का, साक्षात्कार से नहीं होगा। साक्षात्कार में किसी की जरूरत पड़ती है, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है, सामने पहले बहुत सारे उसके एक्सपर्ट बैठे रहते हैं, फिर सामने बैठे रहता है कौन, जिसका अध्ययन किया जा रहा है। इसलिए इससे नहीं होगा, क्योंकि वो वही बताएगा जो उसको याद है। प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रयोगात्मक विधि कब होता है, जब पहले उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, प्रयोग करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, फिर प्रयोगात्मक विधि के बारे में बताएंगे। यहाँ पर बात करें दोस्तों बही दर्शन के बारे में, देखो जनक कौन है दोस्तों, बही दर्शन का जनक कौन है। बही दर्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके जनक की बात करें, बही दर्शन विधि के जनक कौन है या प्रवर्तक, प्रवर्तक या जनक की बात करें दोस्तों, कौन है, जेबी वाटसन। कौन है दोस्तों, जेबी वाटसन। इसके बाद बात करें दोस्तों साक्षात्कार विधि की, साक्षात्कार विधि, इसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों, तो है जॉन डार्ली, जॉन डार्ले। कौन है दोस्तों, जॉन डार्ले। और इसका कौन है, जेबी वाटसन। बही दर्शन विधि के जनक कौन है, जेबी वाटसन। और साक्षात्कार विधि के जनक कौन है दोस्तों, जॉन डार्ले। और आपको प्रयोगात्मक विधि के जनक मैं पहले बता चुका हूं कौन है दोस्तों, याद हो तो आप मुझे लिख के बताइए कि प्रयोगात्मक विधि के जनक कौन है, विलियम वुंट। विलियम वुंट ने ही सबसे पहले लिप्जिंग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में एक प्रयोगशाला का निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों,
ये हुए किस कौन से क्वेश्चन की बात, 4th नंबर के क्वेश्चन। आया बिल्कुल समझ में, एक एक चीज क्लियर है दोस्तों, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करने के लिए आज मैंने ये क्लास लगाई है ताकि आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और भी बात करेंगे अभी। देखो 5 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 5 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे जल्दी से जल्दी। 5 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा का केंद्र है, शिक्षा का केंद्र है। फोकस किस पे करना है दोस्तों, केंद्र पर। किस पर करना है, केंद्र पर। देखो क्वेश्चन दोस्तों, मनोविज्ञान में जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो ऑब्जेक्टिव से ज्यादा जरूरी होता है क्वेश्चन को पढ़ना। क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं बार बार यही बोलूंगा कि आपको डायरेक्ट एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 30 क्वेश्चन में से आपको डायरेक्ट 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो परिभाषाओं से पूछे जाएंगे, या फिर आपसे 5 ज्यादा से ज्यादा 5-6 क्वेश्चन हो सकते हैं जो परिभाषाओं से पूछे जाएंगे, या फिर जिनके प्रवर्तक पूछे जाएंगे, जिनकी बुक्स वगैरह में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो डायरेक्ट आपकी बुक में से या मेरे नोट्सों में से मिल जाएंगे। ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इनमें जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, जो मेरी बोल रहा हूँ जो बिल्कुल आराम से सुनेंगे ना, तो आपके मैं कह रहा हूँ कि 30 में से 28 क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो सकते हैं आपके, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा आपका। ये मैं श्योर कह रहा हूँ, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान लगा के सुन लीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि वहाँ व्यवहारिक क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल रटने का सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, पूरा सब्जेक्ट है दोस्तों समझने का, सुनने का, और किसी पे ध्यान मत देना। पढ़ने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ सुनने से और समझने से ही मनोविज्ञान सीखा जाएगा। अब देखो ये बोल रहा है दोस्तों, शिक्षा का केंद्र है। केंद्र का मतलब ये है दोस्तों किस पे टिकी हुई है शिक्षा। केंद्र का मतलब ये होता है दोस्तों किसी पर टिकी हुई है। मैं किसी गोले का निर्माण करता हूँ दोस्तों, ये गोला टिका हुआ है दोस्तों इस पर, इससे निर्माण हुआ है इस गोले का। अगर मैं इस गोले का नाप लूंगा तो मैं एक सेंटर का निर्माण करूंगा। आप भी बोलते होंगे जनरली कि जैसे आपकी सीटें कितने किलोमीटर की है, 3.5 किलोमीटर का बूंदी है, 10 किलोमीटर का कोटा है, तो कैसे एक केंद्र बिंदु माना है, किसी को निश्चित किया है यहाँ पर। इसीलिए बोला गया है क्वेश्चन में शिक्षा का केंद्र है। क्या शिक्षा शिक्षक से केंद्र है, शिक्षक नहीं हो सकता दोस्तों। विषय वस्तु नहीं हो सकता। केंद्र क्या होगा दोस्तों, बच्चे होंगे, यानी कि बालक। ऑप्शन में अगर बालक आ जाए या बच्चे आ जाए तो क्या आंसर होगा दोस्तों, बालक। शिक्षा किसका केंद्र है दोस्तों, बालक का केंद्र है। ठीक है दोस्तों, याद आया। आपने सभी को आंसर दे दिया होगा। शिक्षा का केंद्र क्या है, शिक्षक, विषय वस्तु, बच्चे, या फिर ऑल नहीं आएगा दोस्तों आंसर क्या आएगा, बच्चे, यानी कि बालक। शिक्षा का केंद्र कौन है दोस्तों, बालक है। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में ये। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लेना चाहते हो तो। ठीक है दोस्तों, अब देखो इधर। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो देखो अभी इधर मैं लिखता हूं, यहां पर आप जवाब देना इनके। देखो व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है, व्यवहारवाद के प्रतिपादक यानी कि प्रवर्तक कौन है, बताइए दोस्तों। व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है, एक क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया। दूसरा लिखा मैं प्रतिपादक की बात कर रहा हूं, साहचर्यवाद के प्रतिपादक कौन है। तीसरी बात करें दोस्तों तो प्रेरकवाद के। और चौथे नंबर की बात करें दोस्तों मनोविश्लेषणात्मकवाद के, मनोविश्लेषणात्मक। इनके मुझे प्रवर्तक की बात बताओ दोस्तों। आपको क्वेश्चन दिए गए हैं मैंने, व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है दोस्तों। व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है दोस्तों, आंसर क्या आएगा, वाटसन। क्या आएगा दोस्तों, वाटसन। इसके बाद बात करेंगे साहचर्यवाद के प्रतिपादक कौन है, तो वो आएगा आंसर दोस्तों जॉन लॉक। क्या आएगा दोस्तों, जॉन लॉक। प्रेरक के प्रतिपादक कौन है दोस्तों, मैकडूगल। कौन है, मैकडूगल। और मनोविश्लेषणात्मक के बारे में मैंने आपको बताया था, ये सिद्धांत कब दिया था, जिसके बारे में बता चुका हूं उसकी जानकारी मैं आपको उपलब्ध जरूर करवाऊंगा। 1900 में की थी। मन और मस्तिष्क के बारे में, चेतना और अचेतन और
मन और मस्तिष्क के बारे में क्या बताया था कि जो मस्तिष्क है उसके कितने भाग होते हैं दोस्तों? 3 भाग होते हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन। ये किसने बताया था दोस्तों? मनोविश्लेषक सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने सिगमंड फ्रायड ने ये सब चीजें बताई थी, यानी कि इसके जनक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी कौन थे? फ्रायड थे, सिगमंड फ्रायड थे। और मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत 1900 में दिया था। कब दिया था? 1900 में। जो जनक कौन हो जाएंगे दोस्तों इसके? सिगमंड फ्रायड होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके। एक क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, सुनना कि गेस्टाल्टवाद, सुनना आराम से, गेस्टाल्टवाद पहले भी आए, गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? बताइए मुझे, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? इसका आंसर आएगा दोस्तों वर्दीमर। क्या आएगा? वर्दीमर। क्या आंसर आएगा दोस्तों? वर्दीमर। और गेस्टाल्टवाद संप्रदाय में कितने मनोवैज्ञानिक जुड़े हुए हैं? तो वो आएंगे दोस्तों 3 मनोवैज्ञानिक, वर्दीमर, कोहलर और कोफ्फा। क्या नाम है? वर्दीमर, कोहलर, कोफ्फा। पहले भी अपन बात कर चुके हैं इन चीजों के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने आज जिनके बारे में डिस्कस की है, क्वेश्चनों के बारे में, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनके बारे में आपको सिर्फ क्वेश्चन कितने यहाँ पर? 5 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है दोस्तों? 5 क्वेश्चन है। लेकिन क्या आपको लगता है अपन ने 5 क्वेश्चनों के बारे में जानकारी की है? नहीं। कितने क्वेश्चनों के बारे में जानकारी उपलब्ध करा चुके हैं दोस्तों? आज अपन लगभग अपने 15 से 20 क्वेश्चन के बारे में अपन जानकारी ले चुके हैं आज इन 5 क्वेश्चन के माध्यम से। अब दोस्तों, अभी इनसे पहले जो भी मनोविज्ञान की और शिक्षा मनोविज्ञान की मेरी क्लासें या वीडियो लगे ना, उसमें से सारे, मैं परिभाषाओं की बात करूं दोस्तों, तो आप परिभाषाओं में, शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा परिभाषाएं आती है दोस्तों। किसकी परिभाषा आती है? स्किनर की परिभाषाएं आती है। तो आप स्किनर की परिभाषाओं पे बिल्कुल अधिक जोर दें। जहां पर अधिगम और शिक्षण आ जाए, वो किसकी परिभाषा है दोस्तों? स्किनर की परिभाषा है। सीखने सिखाने की क्रिया शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाता है। सीखना क्या है दोस्तों? मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, सीखना सिखाना, यह आपको समझ में आना चाहिए। तो किसकी परिभाषा है दोस्तों? स्किनर की परिभाषा है। और भी बात करें दोस्तों, अपन और भी बात करें कि जैसे जो मैंने उत्पत्ति बताई है, कि जैसे साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। कितने शब्दों से हुई है, ये क्वेश्चन बन जाता है। कितने चरणों में हुई थी, कितने काल हुए हैं, इसके कौन सी सदी तक चले हैं ये, मन से, आत्मा का, मस्तिष्क से, चेतना का, या फिर व्यवहार का विज्ञान, इनके जनक कौन कौन से दोस्तों? ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कम से कम भी दोस्तों अभी तक जो क्लास लगी उनमें से 1000 क्वेश्चन बनते हैं। मैंने जो पढ़ाया है वही क्वेश्चन आप पढ़े, ये अलग थे, व्यवहारिक थे, और इनके बारे में ज्यादा जानकारी अपन उपलब्ध करा चुके थे, इसीलिए मैंने इनके बारे में आज जानकारी की है। आपको दोस्तों बिल्कुल बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है ना, तो आप मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। बात के क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो मैंने बताया था कि व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? वाटसन है। ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि अपन अब क्या पढ़ने वाले हैं? बाल मनोविज्ञान पढ़ने वाले हैं कल से। तो बाल मनोविज्ञान पढ़ने वाले हैं, अब ये चीजें भी पढ़ेंगे अपन, इसीलिए अभी से तैयार हो जाओ इनको समझने के लिए। साहचर्यवाद के जनक कौन है दोस्तों? जॉन लॉक। साहचर्यवाद को बिल्कुल पूरा पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। प्रेरकवाद के जनक कौन है दोस्तों? मैकडूगल है। मनोविश्लेषणात्मक के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड है। इतने अच्छे से समझाएंगे दोस्तों, सिगमंड फ्रायड को इतने अच्छे से बताऊंगा आपको कि लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे आप शिक्षण मनोविज्ञान को। चेतन मन को, अर्धचेतन मन को, या फिर अचेतन मन को आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आपको ऑब्जेक्टिव में समझ में नहीं आ रहा है बाल मनोविज्ञान से और शिक्षा मनोविज्ञान से, तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हो जाएगा। कल मैं आपकी क्लास में नहीं आ पाया था ऑनलाइन, क्योंकि मैं कहीं बाहर था, और आजकल 1-2 प्रॉब्लम चल रही है मेरे मोबाइल में, तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपकी क्लास को। लेकिन मैं आपके कमेंट जो भी है लाइक जरूर करता हूँ, और आपको एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे उसमें थॉर्नडाइक, एक बच्चे ने थॉर्नडाइक का पूरा नाम पूछा था। एक बच्चे ने थॉर्नडाइक का पूरा नाम पूछा था दोस्तों। अगर वो रेगुलर क्लास में है ना, अगर मेरी स्टार्टिंग से क्लास में है, तो मैंने थॉर्नडाइक का पूरा नाम जरूर बताया था। E.L. थॉर्नडाइक जो है पूरा नाम है उसका। एल्विन, उसमें एक बच्चे ने उसका पूरा नाम भी बताया था। तो आप अगर क्लास से बने हुए हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब एक बच्चे ने पूछा था कि थॉर्नडाइक का, बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक का पूरा नाम, जो जिज्ञासा रहती है आपके मन में आता है ना, वो पूछना जरूर चाहिए। एडवर्ड लीवेन थॉर्नडाइक जो उसका पूरा नाम है, वो एक बच्चे ने बता भी दिया था।
लेकिन ऐसी जिज्ञासा आपको रखनी चाहिए। आपके जो भी डाउट है आप मुझे जरूर बताएं, और ऐसी जिज्ञासा पूर्ण जो क्वेश्चन आते हैं वैज्ञानिक तरीके से, जो आपके मन में क्वेश्चन आते हैं, वो आप मुझे बता सकते हैं। अगर मैं ऑनलाइन नहीं आता हूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि सर ये एक क्वेश्चन है, उसका स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन मनोविज्ञान में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और शिक्षा मनोविज्ञान में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। अगली नेक्स्ट क्लास में कल बात करते हैं अपन बाल मनोविज्ञान, नेक्स्ट फर्स्ट यूनिट की अपन बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, सभी को धन्यवाद।